नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 17 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, संविधान बनाने में ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को जाता है या फिर सर BN राव को जाता है? अब इस पे विवाद है। आज के समय में ना कुछ एक्सपर्ट्स ज़्यादा जो क्रेडिट है सर BN राव को दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अंबेडकर ने तो सिर्फ साइन किए थे और संविधान की भाषा थोड़ी सी पॉलिश कर दी थी, इसके अलावा उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? राइटर हैं संजय हेगड़े, डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग भी है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको बने 80 साल पूरे हो गए और बढ़िया काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशंस है, सब डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल रिविजनिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से संबंधित है। आपने सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में राइटर बोलते हैं, देखो इतिहास लिखने का ना एक तरीका होता है, लेकिन उस लिखे हुए इतिहास को फिर से लिखने को बोलते हैं रिविजनिज्म। क्या बोलते हैं? रिविजनिज्म। ये एक ऐसी कोशिश है जो अभी हमारे संविधान के इतिहास के साथ में हो रही है। एक नई बात फैलाई जा रही है। यह बोला जा रहा है कि हमारे संविधान के असली हीरो डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि सर BN राव थे, यानी सर बेनेगल नरसिंह राव थे। इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से देखो, BN राव ने ना संविधान का पूरा ड्राफ्ट बना दिया था और डॉक्टर अंबेडकर ने तो बस उसमें थोड़ी लैंग्वेज अच्छी कर दी और थोड़ा पॉलिश कर दिया, नाम हो गया डॉक्टर अंबेडकर का। लेकिन दोस्तों सिर्फ देखो, ये एक एकेडमिक डिबेट नहीं है, ये एक मामूली बहस नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। राइटर के अनुसार सोच ये है, दलित एजेंसी को कम करना है। आप बोलोगे सर इतिहास को रिवाइज किया जा रहा है, सर BN राव को क्रेडिट दिया जा रहा है, तो इससे दलित एजेंसी कैसे कम हो जाएगी? एजेंसी का मतलब है किसी का प्रभाव, किसी की पावर, किसी का कंट्रीब्यूशन। तो संविधान का क्रेडिट सर BN राव को देना डॉक्टर अंबेडकर के बजाय, मतलब ये कोशिश है डॉक्टर अंबेडकर ने जो मोरल फोर्स, जो नैतिक शक्ति संविधान में डाली थी, उसको मिटाने की। देखो हर देश को, हर रिपब्लिक को ना अपनी यादों को, अपनी मेमोरी को ना बचा के रखना होता है। तो ये जो चीज हो रही है ना, सर BN राव को क्रेडिट दिया जा रहा है, ये एक प्रकार से हमला है उस मेमोरी पर, उस यादों पर। इसके बाद राइटर बोलते हैं, आप ना सच्चाई समझिए, दोनों की भूमिका ठीक से समझिए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सर BN राव का कंट्रीब्यूशन नहीं था संविधान में, उनका बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन था। लेकिन आप दोनों की भूमिका समझिए। BN राव कौन थे? BN राव देखो एक ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट थे, एक जूरिस्ट भी थे। उनके पास में ना कानून का गहरा ज्ञान था, क्योंकि जो ब्रिटिश काल के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था ना, तो इसका भी ड्राफ्ट बनाने में सर BN राव ने ना हेल्प की थी। BN राव ने हेल्प की थी। उनके पास टेक्निकल नॉलेज का ना भंडार था। उनका काम क्या था? उन्हें देखो जुलाई 1946 में ना कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। काम टेक्निकल था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की ना अलग अलग कमेटीज की रिपोर्ट को पढ़ा, दुनिया भर के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनको स्टडी किया, जैसे US का कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, सबका संविधान उन्होंने पढ़ा। उन्होंने बड़े बड़े जो जूरिस्ट थे उस समय के, जैसे हेराल्ड लास्की या फिर फेलिक्स फ्रैंकफ्यूर्टर, इन सबसे बात की, इन सबसे सलाह ली और सारी रिसर्च करने के बाद में ना अक्टूबर 1947 में सर BN राव ने ना पहला ड्राफ्ट रख दिया कि देखो ये मैंने बेसिक ड्राफ्ट अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने रख दिया है। ये हुआ वर्किंग ड्राफ्ट। अब इसके बाद में ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स की जिम्मेदारी थी कि उस वर्किंग ड्राफ्ट था उस पर काम करना, कौन सा प्रोविजन रिमूव करना है, कौन सा एक्सेप्ट करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करना। तो सबसे शुरुआत में वर्किंग ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? सर BN राव ने तैयार किया था। और सबसे पहला जो वर्किंग ड्राफ्ट था ना, उसमें 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल्स थे। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक बेसिक ढांचा दे दिया था सर BN राव ने।
जैसे बिल्डिंग का पहला नक्शा दे दिया, यूं कह सकते हम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, जो ये सर बी एन राव थे ना, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे, उनके पास में कोई पॉलिटिकल सीट नहीं थी, उनके पास में कोई अथॉरिटी नहीं थी। ये एक सेकुलर थे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे जनता के, वो एक एक्सपर्ट थे, जनता के नेता नहीं थे। तो बी एन राव ने ना, सर बी एन राव ने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो देखो बहुमूल्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर की तरफ, जिन्हें संविधान का मोरल आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। देखो, राव ने जो बिल्डिंग का नक्शा बना दिया ना, बिल्डिंग का नक्शा बना दिया, तो अब बारी आती है डॉक्टर अंबेडकर की। ये वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने उस नक्शे को ना एक घर में बदला, एक ऐसा घर जिसकी एक आत्मा है। काम क्या था डॉक्टर अंबेडकर का? वो देखो ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनका काम यह था कि सर बी एन राव ने जो ड्राफ्ट दे दिया है, वर्किंग ड्राफ्ट, अब उसको राजनीतिक वचन में बदलना। मतलब उन्हें सिर्फ कानूनी भाषा नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदें, उनकी जो आशाएं हैं, वो संविधान में प्रकट हों, वो संविधान में दिखें, यह सुनिश्चित करना, यह काम था डॉक्टर अंबेडकर का। अब जब देखो एक वर्किंग ड्राफ्ट सर बी एन राव ने दे दिया था, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ना डिबेट्स स्टार्ट होती हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का काम था एक एक प्रोविजन को डिफेंड करना, एक एक प्रोविजन को डिफेंड करना। कई बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स की बात माननी पड़ती थी और नया प्रोविजन ऐड करना पड़ता था। सबके इंटरेस्ट को सुनिश्चित करना संविधान के अंदर, जैसे जमींदार, किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, मजदूर, अलग अलग धर्मों के लोगों का बीच में सहमति बनाना। तो ये जो सहमति बनानी थी, ये डॉक्टर अंबेडकर की जिम्मेदारी थी, ये डॉक्टर राव की जिम्मेदारी नहीं थी। मतलब बार बार मुंह से राव निकल रहा है, लेकिन जो बी एन राव हैं वो सर थे, समझ गए? तो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद 25 नवंबर 1949 को ना अपनी आखिरी स्पीच में क्या बोला था, आप सुनिए। उन्होंने ये बोला था, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि जो क्रेडिट मुझे दिया जाता है ना, वो असल में मेरा नहीं है, इसका कुछ हिस्सा सर बी एन राव को जाता है, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया था। अब यहां पे ना दो शब्द इंपॉर्टेंट है। पहला, अंबेडकर ने खुद सर बी एन राव को क्रेडिट दिया था, तो ये उनके बड़प्पन को दिखाता है। और दूसरी चीज, अंबेडकर ने ना अपने लास्ट वर्ड्स में रफ ड्राफ्ट वर्ड का यूज किया है। ये देखो, रफ ड्राफ्ट सर बी एन राव ने तैयार किया था। रफ ड्राफ्ट का मतलब होता है कच्चा काम, एक शुरुआत। उस रफ ड्राफ्ट पर ना ड्राफ्टिंग कमेटी ने 141 दिनों तक लगातार बैठ के चर्चाएं की हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, जो नक्शा सर बी एन राव ने दिया था ना, उस नक्शे को एक इमारत में तब्दील किया डॉक्टर अंबेडकर ने। मतलब सर बी एन राव ने एक फ्रेमवर्क बनाया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसे लिविंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस में तब्दील कर दिया। मतलब जस्टिस का जीता जागता इंस्ट्रूमेंट, यह फर्क है। अब तो सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ देखो इतना क्लियर है, तो यह गलतफहमी आखिरकार फैलाई क्यों जा रही है? तो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है ना, संजय हेगड़े, वो देखो दो तीन बातें बोलते हैं जो आंसर में यूज होने लायक तो नहीं है। मतलब वो बोलते हैं सर बी एन राव जो थे वो ब्राह्मण थे, तो उनको क्रेडिट दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो आंसर में लिखने लायक है नहीं। वो कह रहे थे अंबेडकर की जो रेडिकल लीगेसी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो आंसर में आप यूज़ कर सकते हो, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या आपको एक चीज़ पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उनका आना अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या कहानी है? डॉक्टर अंबेडकर देखो पहले ना बंगाल से चुने गए थे, लेकिन पार्टीशन के बाद ना वो सीट पाकिस्तान में चली गई। अब वो मेंबर नहीं रहे, कांग्रेस में बहुत से लोग उन्हें वापस लाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन ना यहां पर महात्मा गांधी ने इंटरवेंशन किया। गांधी और अंबेडकर के बीच देखो बहुत मतभेद थे, पुणे पैक्ट जैसे मुद्दों पे गंभीर मतभेद थे। लेकिन गांधी ना एक चीज जानते थे, डॉक्टर अंबेडकर के बिना ना संविधान अधूरा रहेगा। उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को ना साफ बोला, अगर देखो देश के शेड्यूल्ड कास्ट को संविधान बनाने की प्रक्रिया से बाहर करना है, तभी आप डॉक्टर अंबेडकर को बाहर करो, उनके बिना संविधान में लेजिटिमेसी नहीं आएगी। तो ये बात समझ में आ गई थी कांग्रेस के लीडर्स को।
तो फिर उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी से री इलेक्ट करवाया गया था। और ये गांधी की ना दूरदृष्टि थी, उन्होंने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आत्मा फूंकी। कैसे फूंकी? जैसे देखो, फंडामेंटल राइट्स है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, उनकी देन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सरकारों को सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए क्या करना चाहिए, यह सब लिखा हुआ है डीपीएसपी में। यह डॉक्टर अंबेडकर का विजन था। फिर देखो, एफर्मेटिव एक्शन यानी रिजर्वेशन जैसी जो पॉलिसीज थी, उनके पीछे डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन था, ताकि सदियों से जो पिछड़े लोग हैं उनको बराबरी का मौका मिले। फिर लास्ट में देखो, यह बोला जाता है कि उन्होंने ना अपनी स्पीच में एक चेतावनी दी थी। वो चेतावनी देखो हमारे संविधान के इतिहास में ना सबसे स्ट्रॉन्ग मोरल स्टेटमेंट है। उन्होंने एक बात बोली थी कि देखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है ना वो तब तक बेकार है जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना आ जाए। समझ गए? मतलब सबको वोट देने का अधिकार मिल गया, लेकिन मान लीजिए समाज में छुआछूत अभी भी है। मान लीजिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और बाकी लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब रह नहीं जाता है। समझ गए? और लास्ट में ना एक बात बोले जाते हैं राइटर के द्वारा। संविधान असेंबली के ना एक मेंबर थे, उनका नाम था टी कृष्णाचारी, मतलब ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, टी कृष्णाचारी। तो उन्होंने ना असेंबली में ये बोला था कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स में से कोई बीमार था, कोई दूर था, कोई रेजिग्नेशन दे चुका था। असली में संविधान ड्राफ्ट करने का पूरा बोझ अकेले डॉक्टर अंबेडकर पे आ पड़ा था। ये उस समय के लोगों की गवाही है। तो सर BN राव एक ब्रिलियंट एडवाइजर थे, एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियर थे। उन्होंने नींव का पत्थर रखा, इसमें कोई डाउट नहीं है, देश उनका आभारी भी है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उस संविधान के मोरल आर्किटेक्ट थे। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं, नेशनल पर्पस को शेपनेस दी, उन्होंने उस स्ट्रक्चर में जस्टिस भरा। समझ गए? तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। ये देखो, ये जो लास्ट में बोल रहा था मैं, सर BN राव इंजीनियर, डॉक्टर BR अंबेडकर आर्किटेक्ट। राव ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, अंबेडकर ने उस स्ट्रक्चर को आत्मा दी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वर्ल्ड फूड डे 2025 से संबंधित है। आपने सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ना कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पे देखो हर बच्चे को ना दिन में 3 वक्त का भरपेट खाना मिले, जहां कोई किसान जो है इसलिए परेशान ना हो कि उसको उसकी फसल के उचित दाम नहीं मिले, जहां पे भूख या हंगर शब्द जो हैं सिर्फ किताबों में देखने को मिलते हैं। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि देखो ये एक गोल है, एक ऐसा गोल जिसके लिए देखो 80 सालों से एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो UN की एक स्पेशल एजेंसी है, और इस साल 2025 में हम इस एजेंसी की ना 80वीं एनिवर्सरी बना रहे हैं। और इसलिए इस साल का जो वर्ल्ड फूड डे है, जो कल था 16 अक्टूबर को, वो देखो और भी खास हो जाता है। जब देखो हम हंगर की बात करते हैं ना, तो आर्टिकल ये कहता है दुनिया की 8.2% जो आबादी है ना, वो लगातार अंडर नरिशमेंट यानी लगातार कुपोषण का शिकार है। ये नंबर देखो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको थोड़ा ना हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझते हैं। जब देखो 1945 में FAO बना था ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तब देखो दुनिया ना वर्ल्ड वार सेकंड से तबाह हो चुकी थी। उस वक्त FAO ने ना अपना पहला वर्ल्ड फूड सर्वे किया था। और पता है उस सर्वे में क्या निकल के आया? उस सर्वे में ये निकल के आया, दुनिया की जो 2/3 आबादी है ना, उसको ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है जहां पे पर्याप्त खाना था ही नहीं। सोचिए, लगभग 66% लोग। आज देखो 80 साल बाद दुनिया की पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी हम इतना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हर एक इंसान को पेट भर सकें। फेमस इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन, उन्होंने देखो अपनी एक बुक में ना पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इस बुक में ना एक बात बोली थी कि जो भुखमरी है वो देखो खाने की कमी की वजह से नहीं आती, बल्कि वो बेकार डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आती है। लोग खाने को एक्सेस नहीं कर पाते, इस वजह से आती है। खाना तो होता है, समझे? तो
इसी दिशा में एफएओ ने देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ अचीवमेंट्स का जिक्र किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ अचीवमेंट्स अगर यूपीएससी पूछ ले, जैसे एक पशुओं को ना फेमस बीमारी हुआ करती थी बहुत भयानक, रिंडरपेस्ट वायरस की वजह से ना पशुओं को भयानक बीमारी हुआ करती थी, जिसे कैटल प्लेग भी कहते थे। इससे देखो करोड़ों पशुओं की ना मौत हो जाती थी, जिससे किसानों का लाइवलीहुड जो है वो प्रभावित होता था। तो एफएओ ने ना ग्लोबल एफर्ट्स लगाए 2011 में इस वायरस को ना पूरी तरह से खत्म कर दिया, रिंडरपेस्ट वायरस। दूसरा एफएओ ने क्या अच्छा काम किया, कोडेक्स एलिमेंट्रियस। ये देखो कोडेक्स एलिमेंट्रियस, ये देखो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है फूड कोड। फूड कोड, आप देखो जो भी फूड, पैकेज्ड फूड खाते हो ना इंडिया में, तो उस पर आप ना FSSAI की ब्रांडिंग देखते हो। वैसे ही देखो ग्लोबल लेवल पे फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स कोडेक्स एलिमेंट्रियस सेट करता है। ये सेट करता है कोडेक्स एलिमेंट्रियस। इसका मकसद है कि सभी कंज्यूमर्स को ना जो खाना मिलता है वो सेफ हो और फूड ट्रेड में ना गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल ना हो। जैसे आपको याद होगा इंडिया में ना मैगी नूडल्स की कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसमें लेड है, तो ये सब फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। फिर एक तीसरी चीज जो अच्छी की एफएओ ने 1940s में ना एक कमीशन बनाया था, इंटरनेशनल राइस कमीशन। अब ये कमीशन बना के ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राइस प्रोडक्शन में ना एक रेवोल्यूशन लेके आया। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन ना इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और टेक्नोलॉजी की मदद से ना इंडिया पहले जो फूड डेफिसिट हुआ करता था फूड सफिशिएंट बन गया। जैसे देखो IR8 एक फेमस हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स थे जो यूज हुए, और इंटरनेशनल राइस कमीशन ने इसमें योगदान दिया। इसके अलावा देखो समुद्र में मान लीजिए मछलियों को पकड़ने के नियम बनाने हो, या फिर प्लांट एनिमल डिजीज का खतरा पहले से भापना हो, तो एफएओ ने ना विभिन्न देशों के बीच में कोऑपरेशन जो है ना इसको काफी बढ़ाया है। एक रिसेंट का एग्जांपल देते हैं राइटर। जब 2019 में अफ्रीका में डेजर्ट लोकस्ट का हमला हुआ ना, डेजर्ट लोकस्ट मतलब वो टिड्डी दल, आप गूगल में सर्च मार के देखिए लोकस्ट क्या होता है। टिड्डियां होती हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ना कोविड-19 के समय पर इंडिया में भी ये डेजर्ट लोकस्ट आ गए थे, टिड्डी दल इंडिया में भी आ गया था जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो एफएओ ने ना 231 मिलियन डॉलर्स इकट्ठा किए, और इस एक्शन से ना 1.77 बिलियन डॉलर्स की फसलों को ना बर्बाद होने से बचाया जा सका। तो ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट थी। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो आज की जो चुनौतियां हैं ना वो थोड़ी इंटरकनेक्टेड हैं। प्रोग्रेस तो बहुत हुई है, लेकिन देखो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। खतरे आज के ना पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे देखो क्लाइमेट शॉक्स की आप बात कर लीजिए, कभी एक्सट्रीम फ्लड्स, कभी सूखा। क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर देखो एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है। एक किसान देखिए जिसकी पूरी जिंदगी एक फसल पर टिकी होती है, उसके लिए कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। आप पेस्ट एंड डिजीज की बात कर लीजिए, जैसे देखो फॉल आर्मी वोम का जिक्र है। ये कीड़ा है जो मकई की फसल को तबाह कर देता है, और ये अमेरिका से शुरू होकर अब अफ्रीका और एशिया में भी फैल चुका है। सिमिलरली आप बर्ड फ्लू की बात कर लीजिए। बर्ड फ्लू मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा। पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है बर्ड फ्लू, और ये बॉर्डर्स नहीं देखते, ना तो क्लाइमेट चेंज बॉर्डर देखता है, ना पेस्ट एंड डिजीज जो होते हैं ये बॉर्डर देखते हैं। और इवन देखो आज के समय में जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस रहती है ना, जैसे रशिया यूक्रेन वार है, इस वार की वजह से ये जो रीजन था रशिया यूक्रेन का, ये पूरे वर्ल्ड का ना ब्रेड बास्केट था। अब वार की वजह से ना वीट की कमी हो गई, क्योंकि इस रीजन में तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो दुनिया भर के देशों को वीट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से ना फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो असर होता है ना वो किस पे होता है, वो गरीब देशों पे होता है। तो ये चैलेंजेस हैं आज के चैलेंजेस। अब सवाल ये उठता है सॉल्यूशन क्या है। ये सब हमने चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशंस को थोड़ा हम सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस कर लेते हैं।
मैं आपको ना पॉइंट वाइज फॉर्म में दे देता हूँ, 4 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। ये सॉल्यूशन बताते हैं राइटर। पहला क्या है ये हैंड इन हैंड इनिशिएटिव? देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ऐसे देशों या फिर ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई करना जहां पे ना गरीबी और भुखमरी सबसे ज्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर पोटेंशियल भी है। फिर वहां पर ना टारगेटेड इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पहुंचाना, ये मेन फोकस होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसे देश या ऐसे रीजन्स जहां पे गरीबी और भुखमरी सबसे ज्यादा है लेकिन एग्रीकल्चर पोटेंशियल भी ज्यादा है, उन्हें आइडेंटिफाई करो, वहां पे टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करो, वहां पे टेक्नोलॉजी पहुंचाओ। फिर दूसरा सॉल्यूशन बताते हैं राइटर, वन कंट्री वन प्रायोरिटी प्रोडक्ट। वन कंट्री वन प्रायोरिटी प्रोडक्ट। अब इसमें राइटर बोलते हैं देखो हर देश की ना कोई स्पेशलिटी होती है। जैसे इंडिया के लिए हम ना मिलेट्स को इसका बेस्ट एग्जांपल मान सकते हैं। हम मिलेट्स को प्रमोट करके ना सिर्फ देखो अपने फार्मर्स की इनकम बढ़ा सकते हैं, बल्कि देखो दुनिया को ना एक न्यूट्रिशियस और क्लाइमेट रिजिलियंट फूड ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो वन कंट्री वन प्रायोरिटी प्रोडक्ट, जैसे इंडिया की लिए प्रायोरिटी प्रोडक्ट हो सकता है मिलेट्स, किसी दूसरे देश के लिए कोई दूसरा होगा। अब तीसरा सॉल्यूशन राइटर देते हैं, साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, इसमें क्या है? इसमें देखो ये है, पहले डेवलपमेंट का मॉडल ना ये होता था कि नॉर्थ में डेवलप कंट्रीज और साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज। तो नॉर्थ के डेवलप्ड कंट्रीज साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प किया करते थे। बट देखो अब डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, ब्राजील, चाइना खुद मेजर प्लेयर्स बन गए हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब है जब देखो डेवलपिंग कंट्रीज आपस में ही नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट शेयर करते हैं ना, तो इसे बोलते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन। फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्रीकल्चर नॉलेज जो है अफ्रीका के देशों के काम आ सकता है, तो यहां पे ये कोऑपरेशन की आवश्यकता है। फिर चौथा है डिजिटल विलेजेस इनिशिएटिव। डिजिटल विलेजेस इनिशिएटिव, देखो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये जो इनिशिएटिव है उसी लाइन पर है। फार्मर्स को ना डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ना, इससे ना उन्हें मार्केट प्राइस, वेदर इंफॉर्मेशन और ई कॉमर्स के जरिए ना अपने प्रोडक्ट्स बेचने का ना मौका मिलेगा। ये डिजिटल गैप को कम करेगा। डिजिटल विलेजेस इनिशिएटिव, किसान जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकेंगे। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स है ना उनको ना एक विजन में बांधा गया है, जिसे ना एफएओ, इन 4 इनिशिएटिव्स को एफएओ बोलता है फोर बेटर्स। फोर बेटर्स, फोर बेटर्स क्या? जैसे देखो सबसे पहले है बेटर प्रोडक्शन, मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा जब ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं हम कर लेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इससे 4 चीजें बढ़िया होंगी। सबसे पहले बेटर प्रोडक्शन, कम रिसोर्सेज में ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्शन मिलेगा। दूसरा बेटर न्यूट्रिशन, टारगेट सिर्फ देखो पेट भरना नहीं है, क्वालिटी फूड प्रोड्यूस करना मेन मकसद है, जिसमें देखो सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हों और वो लोगों तक वो पहुंचे भी। तो क्वांटिटी के साथ में ना क्वालिटी भी जरूरी है। तो दूसरा बेटर है बेटर न्यूट्रिशन। तीसरा बेटर है बेटर इन्वायरमेंट। बेटर इन्वायरमेंट, ऐसे तरीके से खेती करना है जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, जैसे सोइल, वाटर, इन सबको भी नुकसान ना पहुंचे। चौथा बेटर है बेटर लाइफ। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो एफएओ के बताए, इनका रिजल्ट ये निकलेगा बेटर लाइफ आएगी। गांव में रहने वाले लोग, खास करके किसान, उनकी जिंदगी बेहतर होगी, उन्हें डिग्निटी से जीने का अधिकार मिलेगा। समझ गए? तो ये सारे बेटर होंगे, ये सारी चीजें अच्छी होंगी अगर एफएओ अपने इन इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करता है। तो 80 साल पूरे हो गए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, तो उम्मीद है कि आगे भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बढ़िया से काम करती रहेगी। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, IMEC के फ्यूचर के बारे में है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में यूरोप में सामान भेजना होना कहाँ से जाता है? यहाँ से जाता है, अफ्रीका से घूम के जाता है, जबकि शॉर्टकट रास्ता यहाँ पे है। अफ्रीका से घूम के जाता है स्वेज कैनल के थ्रू। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, और मतलब सब कुछ रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, एमिशन वगैरह भी ज़्यादा होता है। तो 2023 में ना एक बढ़िया कॉरिडोर अनाउंस हुआ था, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वाला।
कि जैसे मुंबई से पहले यहाँ पे सामान जाएगा यूएई के पोर्ट जबेल अली, फिर यहाँ पे रेल नेटवर्क बिछेगा पूरा पूरा, ये जो गल्फ है ना, यहाँ पे रेल नेटवर्क के थ्रू, रेल कनेक्टिविटी के थ्रू सामान जाएगा और फिर यहाँ से फिर से शिप्स पे लोड होगा और अंत में मतलब यहाँ पे इजराइल में फिर फर्दर शिप से यहाँ पे जाएगा और ग्रीस में जो पोर्ट है वहाँ पे अनलोड होगा। तो ऐसे ये पूरा कॉरिडोर अनाउंस हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 2023 में अनाउंस हुआ था। तब तक देखो सब कुछ ना स्टेबल चल रहा था। जैसे अब्राहम एकॉर्ड के तहत इजराइल और यूएई के बीच में रिलेशन अच्छे हो गए थे, इजराइल जॉर्डन के बीच में अच्छे हो गए थे और इजराइल का सऊदी अरेबिया के साथ भी समझौता होने ही वाला था अब्राहम एकॉर्ड के तहत, मतलब दोनों देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे होने वाले थे। लेकिन इसी बीच हमास ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर और फिर तो आपको पता है 2 साल तक जंग चली। अब जाके ट्रंप ने पीस एग्रीमेंट करवाया है इजराइल और हमास के बीच में। लेकिन तब से लेके अभी तक ना सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। सिचुएशन देखो ऐसे बदल गई है अब तो, बल्कि यूएस और इंडिया के रिलेशन भी वैसे ख़राब नहीं हुए हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं। ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए, ये बोला कि तुम रशिया से तेल मत खरीदो। कल तो इंडिया को एक और चीज़ पे एम्बेरस कर दिया। ट्रंप बोलते हैं, ट्रंप एक तो ना थोड़े बकैती बहुत करते हैं। ट्रंप बोलते हैं दुनिया को अब कि इंडिया ने मान गया इंडिया कि इंडिया अब रशिया से तेल नहीं परचेज करेगा। अरे यार हमारी बेइज्जती करवा रहे हो तुम। मतलब उनको समझ में नहीं आता कि इंडिया ऐसा ऐसा क्यों बोलेगा, क्योंकि ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी ना इंडिया की, हमने ट्रंप के दबाव में रशिया से तेल परचेज करने से मना कर दिया। तो वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरे देश को, समझ गए। तो ये जो आईएमसी था ना, इसमें दो कॉरिडोर्स का कॉम्बिनेशन है ये। एक है ईस्टर्न कॉरिडोर, एक है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ये जो है ना पहले वाला, ये ईस्टर्न कॉरिडोर है। ये इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ेगा, मतलब इंडिया के पोर्ट्स जैसे मुंबई पोर्ट से सामान शिप से सीधा यूएई के जाबेल अली पोर्ट तक जाएगा, मैरीटाइम रूट है। और बाद में जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का दूसरा पार्ट, यहाँ से असली जादू देखो शुरू होता है। जैसे मैंने बताया, यहाँ से रेल कनेक्टिविटी, फिर इजराइल में अनलोड होगा, फिर आगे जाएगा। पर बात देखो ट्रांसपोर्ट की नहीं है। ये जो पूरा कॉरिडोर है ना, इसके साथ साथ देखो 3 और चीज़ें भी बनेंगी। इलेक्ट्रिसिटी केबल, क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन, हाई स्पीड डेटा केबल, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। तो ये सब भी बन रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, तब से लेके अभी तक ना सिचुएशन में काफ़ी ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया, एक तो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो गया था, यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस पहले जैसे नहीं रहे, और राइटर बोलते हैं एक नया रूट भी खुल गया। ऊपर जो आर्कटिक वाला रूट है ना, नॉर्दर्न सी रूट्स, वो भी ओपन हो गया है। तो दुनिया के पास में यूरोप में सामान भेजने का एक और दूसरा रास्ता भी है। तो इसलिए क्वेश्चन उठते हैं, क्या ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो इंपॉर्टेंस है अब खत्म हो गई है, अब उतना रेलेवेंट नहीं है? तो राइटर तो देखो ये बोलते हैं, देखो बेशक चैलेंजेस हैं, लेकिन आज भी मेडिटेरेनियन कंट्रीज के लिए ये जो IMEC है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेड सी में ना हौथी रिबल्स के अटैक देखने को मिले थे। उन्होंने वहां से गुजरने वाले शिप्स पे अटैक किया, पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने अपना रास्ता छोड़ दिया था। तो शिप्स जो है पूरा और ज़्यादा अफ्रीका घूम के यहां से आने लगे थे। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, ये मैप में है नहीं, ऐसे होता है ना अफ्रीका का मैप। तो शिप्स, मान लीजिए इंडिया से शिप जाना है ना, यहां से सामान जाने लगा था, स्वेज कैनल से भी जाना मुश्किल हो गया था। तो ये अगर अल्टरनेटिव बनेगा तो फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा, यूरोप को भी होगा, मेडिटेरेनियन कंट्रीज को भी होगा। और देखो अब यूरोप के साथ में तो आपको पता है, यूरोपियन यूनियन के साथ में इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है। यूके के साथ में तो ऑलरेडी हो रहा है। तो आने वाले समय, यूके के साथ में ऑलरेडी हो गया है, तो आने वाले समय में देखो इंडिया का यूरोप के साथ में ना जो ट्रेड है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो कनेक्टिविटी IMC के थ्रू बेहतर होती है, तो सबको फायदा होगा, सबके लिए विन विन सिचुएशन है, समझ गए। और देखो पाकिस्तान हमेशा से ना इस्लाम के नाम पर अरब देशों से ना नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जब इंडिया इन देशों का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर बन जाएगा तो पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो अपने आप कम हो जाएगा। ये भी फायदा है। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, IMEC में ना हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की आवश्यकता है।
मतलब अभी जो आईएमसी का कॉरिडोर है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर रूट थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े तो चेंज भी किया जा सकता है। जैसे हैफा पोर्ट है इजराइल का, जो पहले वाले कॉरिडोर के रास्ते में आता है, ये देखो हैफा पोर्ट। अगर ये वाला रास्ता बंद है तो हमें नए रास्ते एक्सप्लोर करने होंगे। अगर पूरे आईएमसी कॉरिडोर के दौरान एक दो देश में दिक्कत है तो उस देश को छोड़ के नया रास्ता तलाश किया जा सकता है। तो ये राइटर बोलते हैं कॉरिडोर जरूरी है, लेकिन इसके साथ में ना हमें फ्लेक्सिबल रहने की आवश्यकता है, तब जाके ये जो कॉरिडोर है वो कंप्लीट होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखो, जो हमने एफएओ वाला आर्टिकल डिस्कस किया ना, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।